गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिशिर पांडे। मैं आपके साथ आज 12th का 6th यूनिट का द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसको कहते हैं द फ्लावर। तो बेसिकली फ्लावर इज नथिंग बट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स विच फॉर्म्स द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट। तो सबसे पहले हमें फ्लावर की सिग्निफिकेंस समझनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो एक प्लांट सिस्टम होता है उसमें एक शूटल सिस्टम होता है और एक रूटल सिस्टम होता है। वो पोर्शन जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसे हम शूटल सिस्टम कहते हैं, जिसमें स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स आती हैं, और वो सिस्टम जो ग्राउंड लेवल के नीचे होता है उसे हम रूटल सिस्टम कहते हैं। स्टेम इज बेसिकली द मेन एक्सिस ऑफ अ शूट. Leaves are the foliage parts of the shootal system. Flower is the reproductive unit. तो हम सभी को पता है कि सबसे पहले जो मेन सोर्स ऑफ रनिंग एन इकोसिस्टम होती है वो सनलाइट होती है। सनलाइट की जो रेडिएंट एनर्जी है वो प्लांट्स ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। The end result of photosynthesis is the synthesis of organic food matter which is basically consumed by the organisms. Now, the plants during their life cycle, they are divided into two phases. One is called as the vegetative phase while other is called as the reproductive phase. वो phase जो leafy होता है उसको हम vegetative phase कहते हैं, और वो phase जिसमें basically flowers and fruits का development होता है उसे हम basically reproductive phase कहते हैं। और यहीं से flower की significance आ जाती। पूरे के पूरे biological system में जितने भी pollinating agents होते हैं और basically bees, जिसको माना गया है कि ये 75% ऑफ द टोटल पॉलिनेटिंग एजेंट्स को कंस्टिट्यूट करती है, ये बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट्स पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ये बेसिकली फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं, और फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है। तो किसी भी फ्रूट के बनने के लिए फ्लावर का होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आज के टॉपिक में हम फ्लावर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर हम फ्लावर को देखें तो फ्लावर में बेसिकली दो वर्ल्स होती हैं। एक वर्ल्स को हम नॉन एसेंशियल वर्ल्स कहते हैं और एक को हम एसेंशियल वर्ल्स कहते हैं। अब फ्लावर के डायग्राम में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो आउटर मोस्ट वर्ल है उसको हम सेपल्स कहते हैं, इसको हम केलिक्स का नाम भी देते हैं, और जो उसके अंदर वाली वर्ल होती है उसको हम पेटल्स कहते हैं, जिसको हम बेसिकली कोरोला भी कहते हैं। ये दोनों वर्ल्स बेसिकली खासकर सेपल्स प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, और जो पेटल्स है ये प्रोटेक्शन और पॉलिनेशन दोनों में इन्वॉल्व होती हैं, और ये बेसिकली फ्लावर सिस्टम की नॉन एसेंशियल वर्ल्स आती हैं। अब पेटल्स के अंदर अगर हम जाएं तो हमारे पास यहाँ पर स्टेमन सिस्टम होता है और एक पिस्टल सिस्टम होता है। स्टेमन में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं फिलामेंट जो कि नॉन फर्टाइल पार्ट होता है, और एक फर्टाइल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एंथर, और ये हमारा स्टेमिनल सिस्टम है जिससे बेसिकली हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट डेवलप होता है। नेक्स्ट, अब स्टेमन्स के अंदर की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे पिस्टल आएगा। पिस्टल को हम गाइनीशियम भी कहते हैं, और जो पिस्टल होता है इसके तीन पार्ट्स होते हैं जिसको हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहते हैं। स्टेमन्स और पिस्टल सिस्टम बेसिकली एसेंशियल वर्ल्स ऑफ द फ्लावर होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल वर्ल इज कि the non-essential worlds, they are basically involved in the process of protection and pollination. That means they are not directly involved in the process of fertilization, whereas the essential worlds basically are involved in the process of fertilization. That is, their direct role is in sexual reproduction. They produce the gametes and thereby lead to development of fruit. So students, अब तक हमने फ्लावर के जनरल ओवरव्यू की बात कर रही थी कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ल्स क्या होती हैं। अब हम इन डिटेल में
नॉन एसेंशियल वर्ल्स जो कि सेपल्स और पेटल्स होती हैं, इनको बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेपल्स से स्टार्ट करते हैं। तो सेपल्स आर बेसिकली द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ अ फ्लावर। द नेचर इज नॉन एसेंशियल एंड एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू कि non-essential whirl is basically that whirl that is not directly involved in the process of sexual reproduction. That is the meaning of non-essential. What is the morphological nature of sepals? Sepals are nothing but they are the modified foliage leaves. अब foliage leaves का early stages of development of flower में छोटा सा एक रोल होता है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और वो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक फूड मैटर एक फ्लावर को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ में एड मिलती है। अब सेपल्स जो होती हैं वो बेसिकली ग्रीन इन कलर होती हैं। मेन रोल जो सेपल्स का है वो फ्लावर का प्रोटेक्शन है, और जो सेपल्स हैं वो जनरली 5 इन नंबर होती हैं। दो टिपिकल केसेस यहां पर हम सेपल्स के स्टडी करेंगे। पहला केस जो हमारे पास है वो है म्यूसेंडा का। म्यूसेंडा एक ऐसा प्लांट है जिसमें 5 सेपल्स तो जनरली आप देखेंगे ग्रीन इन कलर होती हैं, लेकिन दो जो हमारे पास 5th सेपल होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है और वो ब्राइट रेड कलर की हो जाती है, जिस कारण से ये भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। और इसी 5th कलर्ड पेटल को हम एडवर्टाइजमेंट फ्लैग का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है कि जो एडवर्टाइजमेंट फ्लैग is the characteristic feature of which plant, then the answer is surely Musenda. Now coming to the next interesting examples of sepal is brinjal. नॉर्मली हम देखते हैं कि जो नॉन एसेंशियल वर्ल्स हैं वो फ्लावर डेवलपमेंट के बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन ब्रिंजल एक ऐसा केस है जिसमें जैसे जैसे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे सेपल्स भी बढ़ती रहती हैं, और इस केस को हम परसिस्टेंट सेपल्स का एग्जाम्पल कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ब्रिंजल का एक डायग्राम बनाते हैं, तो अगर हम अर्ली स्टेजेस में फ्रूट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये देखिए, ये एक छोटा ब्रिंजल है और ये जो है ये एक बड़ा ब्रिंजल है। दोनों के केस में अगर मैं यहाँ पे सेपल को देखूंगा कि जो स्मॉलर फ्रूट होता है उसमें तो पहले सेपल क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे फ्रूट की ग्रोथ होती चली जाती है वो जो सेपल है वो भी बढ़ती चली जाती है, और ये कभी भी फ्रूट से शेड ऑफ नहीं होती। इसलिए सोलेनेसी फैमिली में जिसमें ब्रिंजल आता है, और ब्रिंजल का बॉटनिकल नेम है सोलेनम मेलॉन्जिना, इसमें परसिस्टेंट सेपल्स का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट होता है जब हम इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ब्रिंजल की बात करते हैं। अब जो हमारे पास सेकेंड नॉन एसेंशियल वर्ल है फ्लावर की, उसे हम पेटल्स कहते हैं, और ये जो पेटल्स हैं दे आर बेसिकली नॉन एसेंशियल वर्ल, बट दे हैव 2 रोल्स। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द फ्लावर एंड इन accordance they also help in pollination of the flower, for a very simple reason कि in most of the cases the petals are brightly colored. The morphological nature of petals is कि they are also the modified foliage leaves and they are basically 5 in number. Now students, in this section I will be discussing about the essential whorls of the flower, और जिस एसेंशियल वर्ल को मैं यहाँ सबसे पहले ले रहा हूँ वो है स्टेमन। ये देखिए फ्लावर के डायग्राम में जो फिलामेंट और एंथर होता है ये बेसिकली स्टेमन्स को कंस्टिट्यूट करता है। दैट मीन्स कि फिलामेंट एंड एंथर्स आर द पार्ट ऑफ स्टेमन। नाउ डिस्कसिंग द टर्म स्टेमन, तो स्टेमन है क्या? ये बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, जो कि एक एसेंशियल वर्ल्ड में आता है, और इसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर ये है कि ये एक मॉडिफाइड स्पोरोफिल है। इट इज अ मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोर्स मीन्स द मेल गैमीट्स ऑफ द फ्लावर, स्पोरोफिल मीन्स द लीव्स बेयरिंग द माइक्रोस्पोर्स,
hence the term microsporophyll. तो microsporophyll, they are the fertile leaves which bears the microsporangia. Microsporangia वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एंथर डेवलपमेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा थैलेमस होता है, तो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में एक वेजिटेटिव टिश्यू डेवलप करता है थैलेमस पे, जो कि बहुत तेजी से इलोंगेट करता है और अपने डिस्टल पोर्शन पे जाके उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जिस कारण से दो पोर्शंस डेवलप हो जाते हैं। एक लॉन्ग स्लेंडर पोर्शन होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और एक डिस्टल ग्लोबोस पोर्शन होता है जिसे हम एंथर कहते हैं। फिलामेंट्स में कभी भी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स नहीं होती, इसीलिए जो फिलामेंट है वो नॉन फर्टाइल पार्ट है और जो एंथर है वो हमारा फर्टाइल पार्ट है। नॉर्मली जो एंथर होता है उसमें दो लोब्स होते हैं और हर लोब में बेसिकली दो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, इसीलिए जो एंथर होता है वो डायथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। डायथीकस का मतलब होता है टू लोब और टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं और क्योंकि एंथर में 2 लोब्स होते हैं इसलिए टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि एक नॉर्मल एंथर में प्रेजेंट होते हैं वो 4 होते हैं। एंड अगेन रिपीट, द कंडीशन इज डायथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। मालवेसी के केस में जिसमें बेसिकली भिंडी आती है उसमें कंडीशन होती है मोनोथीकस की, और जब कभी भी मोनोथीकस की कंडीशन होगी तो मोनोथीकस होगा और जो टोटल नंबर ऑफ स्पोरेंजिया उसमें होंगे वो बायस्पोरेंजिएट होंगे। तो इसीलिए एक एक्सेप्शन मालवेसी का होता है जिसमें जो एंथर होता है वो मोनोथीकस और बायस्पोरेंजिएट होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए डायग्राम को देखें तो ये एक हमारा पास एक टीएस है एंथर का। इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 लोब्स हैं, बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, और ये जो मैंने पिंक से सेक्शन दिखा रखा है ये बेसिकली एक लोब है और ये दूसरा लोब है। और देखिए हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम में आगे जाके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिससे मेल गैमीट्स, जिसको हम माइक्रोस्पोर या आगे जाके जिनके लिए हम टेक्निकल वर्ड पॉलन ग्रेन कहते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। अगर हम यहाँ पे एंथर की बात करें तो एंथर हमेशा फर्टाइल पोर्शन है और फिलामेंट हमारा नॉन फर्टाइल पोर्शन है। कुछ एक्सेप्शंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे स्टेमन्स के, जिसमें आप देखिए पहला एग्जाम्पल आ रहा है वुल्फिया का। और वुल्फिया में अगर आप देखें कि हर एक लोब में सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। नॉर्मली हमने देखा है कि जो एंथर की कंडीशन है वो डायथीकस और टेट्रास्पोरेंजिएट है, लेकिन वुल्फिया इज वन सच केस इन विच देयर इज ओनली 1 लोब इज प्रेजेंट एंड ईच लोब हैज ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। एक नेक्स्ट केस है हमारा आर्किथोबियम का, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम पर एंथर प्रेजेंट होता है। Now students, we will be discussing about the second essential whorl of the flower, that is the carpel, जिसको हम pistil भी कहते हैं, और ये बेसिकली फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का। अब इसका जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर है ये बेसिकली मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल है। जिस तरीके से जो हमारा स्टेमन था वो माइक्रोस्पोरोफिल था, ऐसे ही जो हमारा कार्पल है वो एक मेगास्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल का मतलब समझते हैं, जो मेगास्पोर होता है ये बेसिकली फीमेल गैमीट का नाम है एंजियोस्पर्म्स में, और वो लीव्स जो कि मेगास्पोरेंजियम को बेयर करती हैं जिसके अंदर मेगास्पोर होता है, उस लीव्स को हम बेसिकली मेगास्पोरोफिल कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कार्पल्स की क्लासिफिकेशन की,
तो बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी कार्पल्स को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। अगर बेसिकली एक फ्लावर सिस्टम में सिर्फ एक सिंगल कार्पल है तो उसे हम सिंपल कार्पल कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो हम उनको कॉम्प्लेक्स की कंडीशन देते हैं। जैसे कि हमने आजकल नॉर्मली बहुत कॉमनली देखा होगा कि जो हमारा कुकुम्बर होता है, जिसे हम खीरा कहते हैं, उसमें देखते हैं कि जो ओवरी होती है वो ट्राइलॉक्यूलर होती है कुछ इस तरीके से, और आप देखेंगे वहां पे कि जो प्रेजेंटेशन होता है वो बेसिकली पेरिफेरल रीजन पर होता है, पेराइटल प्रेजेंटेशन होता है, और उससे बेसिकली ये देखिए ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। तो ये देखेंगे अगर आप, तो ये खीरे का एक टीएस हमें यहां पर मिल जाएगा, और ओवरीज यहां पर बेसिकली 3 होती हैं और बेसिकली आपस में फ्यूज्ड होती हैं। इसीलिए जो हमारे पास कुकम्बर है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्पल का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कार्पल्स की कंडीशन ये भी हो सकती है कि कार्पल्स फ्री हो सकते हैं और कार्पल्स फ्यूज्ड हो सकते हैं। तो अगर कार्पल्स फ्री हैं तो हम उसके लिए कंडीशन बोलते हैं एपोकार्पस, और ये माइकेलिया और रननकुलस फैमिली का कॉमन नेम है क्रोफुट फैमिली, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं रननकुलस फैमिली के, उनका जो मॉर्फोलॉजी होती है वो क्रो के फुट जैसी होती है, इसीलिए इनका कॉमन नेम आ जाता है क्रोफुट फैमिली। सेकेंड कंडीशन इज, एज आई हैव टोल्ड यू इन कुकम्बर, कि बेसिकली द कार्पल्स आर फ्यूज्ड एंड द कंडीशन इज सिन कार्पस, और ये हमारे पास नॉर्मली शू फ्लावर जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं, या पेपिवर सोमनीफेरम जिसे हम ओपियम पॉपी या अफीम कहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनता है। अब अगर हम यहां पे पार्ट्स ऑफ कार्पल या पिस्टल को डिस्कस करें तो बेसिकली जो कार्पल है उसके 3 इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं। एक को हम स्टिग्मा कहते हैं, एक को हम स्टाइल कहते हैं, और एक को हम ओवरी कहते हैं। एंथर से निकले हुए पॉलेंस को जो पोर्शन ऑफ कार्पल परसीव करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द रिसेप्टिकुलर पार्ट ऑफ द कार्पल, इज व्हाट वी कॉल एज स्टिग्मा। अब ये पॉलन जो बेसिकली स्टिग्मा पे बैठता है वो बेसिकली ओवरी तक एक पोर्शन ऑफ कार्पल से ट्रांसमिट होता है, जिसे हम कहते हैं स्टाइल, जिसे हम ट्रांसमिटिंग पोर्शन ऑफ द कार्पल कहते हैं, और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमीट है वो ओवरी में जाके बेसिकली एग से फ्यूज कर जाएगा और वो फर्टाइल जाइगोट को आगे जाके डेवलप कर जाएगा। उसके बाद बेसिकली जो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं ये बेसिकली खत्म हो जाते हैं, और ये जब ओवरी फर्टाइल हो जाती है तो इसी फर्टाइल ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो आगे जाके सीड्स बनते हैं। अब यहां तक हमने बात करी है कि फ्लावर के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन अब तक हमने ये प्रूफ नहीं किया है कि फ्लावर एक्चुअली में एक मॉडिफाइड शूट है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं एक शूटल सिस्टम की, तो हम शूटल सिस्टम में नोड्स और इंटरनोड्स का प्रेजेंस ही बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ शूटल सिस्टम बनाता है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम स्टेम कहते हैं। स्टेम बेसिकली शूटल सिस्टम की मेन एक्सिस है। तो कुछ ऐसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं जिसमें यह देखा गया है कि इंटरनोड्स भी वर्ल्ड्स के बीच में धीरे धीरे करके डेवलप होने लगती हैं, जो कि प्रूफ करता है कि फ्लावर एक कंडेंस्ड शूटल सिस्टम है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स को हम यहां डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो पहला इंपॉर्टेंट केस है वो इंटरनोड सेपल्स और पेटल्स के बीच में डेवलप करती है, और इस टेक्निकल इंटरनोड को हम एंथ्रोफोर का नाम देते हैं, और जिस पर्टिकुलर केस में इसका डेवलपमेंट होता है उसका एग्जाम्पल है साइलीन। दैट मीन्स wherever we are saying कि there is an internodal elongation in case of flower, that thing is proving that flower is a modified shoot. The second important example is of passiflora. Passiflora को normally हम passion flower भी कहते हैं, और यहां पे हम देखेंगे कि जो पेटल्स और स्टेमन्स हैं उनके बीच में इंटरनोड डेवलप होती है, और उस इंटरनोड के लिए जो वर्ड यूज करा जाता है वो होता है एंड्रोफोर।
अब थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास क्लियोम का, जो कि स्टेमन और कार्पल के बीच में डेवलप्ड इंटरनोड है और इसे हम गाइनोफोर का नाम देते हैं। ये चीज एम्स प्रोस्पेक्ट्स के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली 12th लेवल पर, और नीट लेवल पर ये स्पेशल केसेस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फॉर अ जनरल इंफॉर्मेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड विच केसेस आर एक्चुअली प्रूविंग दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट।